अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज से ऑनवर्ड मैं आपके साथ बिज़नेस मैथमेटिक्स के कोड 1429 और 1504 के चैप्टर वाइज वीडियोस शेयर करने जा रही हूँ। पहले हमने पास्ट पेपर पे वीडियोस बनाए थे। स्प्रिंग 2024 और आटम 2024 के क्वेश्चन को सॉल्व करके 8 क्वेश्चन को सॉल्व करके मैंने वीडियोस बनाए थे। अगर आप कम से कम वक्त में इतनी तैयारी करना चाहते हैं कि आप पासिंग मार्क्स ले सके, तो आप पास्ट पेपर के क्वेश्चंस को समझ के उससे कॉन्सेप्चुअल आप अगर समझेंगे तो अच्छे से पासिंग मार्क्स ले सकते हैं। आराम से आपके पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन अगर आपको अच्छे ग्रेड्स चाहिए, आपने पूरा पेपर अटैम्प्ट करना है, 5 के 5 क्वेश्चन सॉल्व करके आपने अपना 100% देना है, तो फिर आपको चैप्टर वाइज तैयारी करनी पड़ेगी। इसमें हमारे पास टोटल ये देखें 9 चैप्टर हैं। ये आपको स्क्रीन पर शेयर कर रही हूँ बुक का पेज। ये टोटल 9 चैप्टर हैं। इसमें से आप फर्स्ट चैप्टर पे वीडियो बनाऊंगी, प्रोबेबिलिटी थियोरी। अगर आप इसको प्रॉपर कॉन्सेप्ट को समझेंगे, इसमें फार्मूलाज और जो भी रूल्स अप्लाई हो रहे हैं वो सारे याद कर लेंगे, तो किसी भी तरह का अनसीन भी अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे और अच्छे ग्रेड्स आप पेपर में ले सकेंगे। थ्योरी हम पहले देखेंगे कि इस चैप्टर में किस किस चीज़ का कॉन्सेप्ट दिया गया है। प्रोबेबिलिटी थ्योरी को हम समझेंगे। इसके बेसिक जो उसमें पूरे चैप्टर में जो जो जिस जिस चीज़ का कॉन्सेप्ट दिया गया है उसकी मैं यहाँ पे हेडिंग बना रही हूँ कि क्या क्या चीज़ है इसमें। डिपेंडेंट इवेंट की दो टाइप्स है, डिपेंडेंट इवेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट, ये दोनों ऐसी कंडीशंस हैं, इवेंट्स हैं कि अगर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन होगी तो उसके अकॉर्डिंग हम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये दोनों हमारे पास इवेंट्स हैं, कंडीशंस है कि डिपेंडेंट इवेंट है या फिर इंडिपेंडेंट इवेंट है। इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, कौन सा रूल अप्लाई करना है प्रोबेबिलिटी का, और उसको सॉल्व करना है। ये हमारे पास दो टाइप्स हैं इवेंट की। उसके बाद हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी की कितनी टाइप्स हैं। प्रोबेबिलिटी की भी हमारे पास दो टाइप्स हैं, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी और हमारे पास दूसरी टाइप है जॉइंट प्रोबेबिलिटी। ये हमारे पास दो टाइप इवेंट की होगी, ये दो टाइप हमारे पास प्रोबेबिलिटी की होगी। ये आपने याद रखना है, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा पहले हम देखेंगे कि उसमें कौन सी टाइप है प्रोबेबिलिटी की, मार्जिनल है या जॉइंट है। उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला और रूल अप्लाई करेंगे। तीसरी चीज़ फिर हम क्या देखेंगे, इन चार कॉन्सेप्ट के बाद मैं आपको प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन, प्रोबेबिलिटी डेफिनेशन, फॉर्मूला और उसके अकॉर्डिंग ये हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास आता है जी रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। लास्ट में बुक के चैप्टर के लास्ट में हमारे पास रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी दिए गए हैं। ये चंद चीज़ें हैं, ये अगर इनके हमारे पास कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो हम इजीली प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कोई भी अनसीन भी क्वेश्चन आता पेपर में तो हम इजीली कर सकेंगे। हम इवेंट पहले देखेंगे डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट इवेंट है, दोनों में से जो इवेंट होगा उसके अकॉर्डिंग हम और प्रोबेबिलिटी देखेंगे कि टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी कौन सी है, मार्जिनल है या जॉइंट प्रोबेबिलिटी है। उसके अकॉर्डिंग हम प्रोबेबिलिटी के रूल्स अप्लाई करेंगे और हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहली चीज़ अगर देखते हैं तो वो है हमारे पास डिपेंडेंट इवेंट। इसको अगर मैं एक्सप्लेन करती हूँ, डिपेंडेंट इवेंट को हम देखते हैं कि सबसे पहले तो इवेंट का मैं आपको सिंबल बताती हूँ कि इवेंट जहाँ पे सिंबल ई आ जाएगा, कैपिटल ई, इससे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले तो रिप्रेजेंटेशन ही देखते हो ना कि किस चीज़ से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे हम प्रोबेबिलिटी को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी तरह हम इवेंट को, इसमें जो कंडीशन होती है या इवेंट होता है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से। पहले ये देखेंगे कि इवेंट को ई से, और इसके बाद एक और चीज़ है प्रोबेबिलिटी में, ये साइन। इस साइन को क्या बोलते हैं, ओमेगा। इस साइन को क्या बोलते हैं, ओमेगा। ये आपने याद रखना है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। ई स्टैंड्स फॉर इवेंट एंड दिस इज ओमेगा। और ये ओमेगा किसके लिए है, ये ओमेगा हमारे पास है सैंपल स्पेस के लिए, सैंपल स्पेस। अब ये सैंपल स्पेस हमारे पास क्या है, ये सैंपल स्पेस हमारे पास वो पॉसिबल कंडीशंस हैं, वो पॉसिबल टर्म्स हैं या पॉसिबल आउटकम्स हैं। प्रोबेबिलिटी बेसिकली
हमारे पास डाटा है या वो चीज़ है, वो सारा डाटा है जो हम किसी भी कोई भी हमें अगर वो दिया गया है, स्टेटमेंट वगैरह दी गई है या कोई भी काम दिया गया, उसमें से हमने कोई कैलकुलेशन निकालनी है, कोई डाटा निकालना है, पॉसिबल जो सारे उसके आउटकम्स होंगे, जो पॉसिबल रिजल्ट होंगे, उसको हम कहते हैं सैम्पल स्पेस। और वो इससे ओमेगा से हम इस साइन से हम इसको शो करते हैं, ओमेगा से। अगर हम इवेंट और ओमेगा का मतलब कि ओमेगा नहीं, सॉरी, इसको बोलना इवेंट और सैम्पल स्पेस। ये ओमेगा हमारे पास सैम्पल स्पेस के लिए है, इसलिए हम इसको सैम्पल स्पेस बोलेंगे। इवेंट और सैम्पल स्पेस का अगर हम रिलेशन देखें तो इवेंट सैम्पल स्पेस प्रोबेबिलिटी में इन दोनों का आपस में क्या रिलेशनशिप है कि इवेंट इज़ द सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस। मतलब कि इवेंट जो है वो इसका सबसेट है। और सबसेट का क्या मतलब होता है? ऐसा सेट, अगर हम वेन डायग्राम के ज़रिए देखें तो ये हमारे पास, अगर हम वेन डायग्राम देखें, ये हमारे पास जो दरमियान में है, ये वाला जो सेट है, ये अगर ओमेगा के तौर पे है और तो ये इवेंट होगा हमारे पास। इवेंट क्या है? सबसेट है ओमेगा का। सबसेट ऐसा सेट होता है जिसमें बाकी के जो सारे पाए जाने वाले सेट होते हैं उसके एलिमेंट भी उसमें मौजूद होते हैं। उसके अंदर वो वाले सारे एलिमेंट होते हैं जो बाकी सेट्स में होते हैं। इसमें अब मतलब कि उसके और इसके सारे कॉमन होते हैं, सारे के सारे इसमें होते हैं। जैसे यूनियन सेट होता है ना एक, उस तरह से होता है। मतलब कि इवेंट में वो सारे एलिमेंट पाए जाएंगे या उसके अंदर वो सारी पॉसिबल आउटकम्स होंगे जो कि ओमेगा का आंसर है, या फिर जो सैम्पल स्पेस में मौजूद हैं, जो सैम्पल स्पेस का आंसर है वो सारे इसमें इवेंट में होंगे। ये इसका फिर सबसेट होगा। मतलब कि इनका रिलेशनशिप क्या है? इवेंट इज सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस। ये इनका आपस में रिलेशन है। अब इसमें याद रखें कि प्रोबेबिलिटी में हमारे पास इवेंट इज़ द सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस। ये चीज़ हमने याद रखनी है। ये तो हमने बेसिक जो चीज़ें हैं, जो सिंबल है इसमें, वो मैंने आपको समझा दिया। अब हम डिपेंडेंट इवेंट की तरफ चलते हैं। इसमें इवेंट को समझाना ज़रूरी था क्योंकि डिपेंडेंट इवेंट को हम लेके चल रहे हैं तो उसको आपको पता होना चाहिए कि इवेंट किस से रिप्रेजेंट करना है, उसका सैम्पल स्पेस के साथ क्या रिलेशन है। अब हम डिपेंडेंट इवेंट को अगर देखते हैं तो डिपेंडेंट इवेंट, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये किसी चीज़ पे डिपेंड करता है। डिपेंडेंट का मतलब है डिपेंड करना, किसी चीज़ पे इन्हसार करना। तो इसका मतलब है इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ वन इवेंट इज़ इफेक्टेड बाय द अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ द अदर इवेंट। अगर हमारे पास दो इवेंट हैं E1 और E2 के तौर पे अगर हम लेते हैं E1 और E2, ये हमारे पास अगर दो इवेंट हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी पे कोई फ़र्क पड़ता है, कोई इफ़ेक्ट होता है इसकी अकरेंस से या नॉन अकरेंस से। मतलब कि दूसरी जो इवेंट है उसके होने या ना होने से, उस पर फ़र्क पड़ने से इस पे अगर कोई फ़र्क पड़ता है तो इसका मतलब है ये डिपेंडेंट इवेंट है। ये फिर इस पे डिपेंड कर रहा होगा ना, ये चीज़ इस पे डिपेंड कर रही होगी। अगर इस इवेंट में कोई चेंज आता है या कोई भी इसकी वजह से कोई इफ़ेक्ट होता है इस पर, तो इसका मतलब है ये डिपेंडेंट है। इसी तरह अगर इंडिपेंडेंट को देखें तो मतलब कि जो एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी है उस पे दूसरे इवेंट की अकरेंस या नॉन अकरेंस से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, वो उसको किसी भी तरीके से इफ़ेक्ट नहीं करता, तो उसका मतलब है कि वो इंडिपेंडेंट इवेंट है। ये तो इसके नाम से ही पता चल जाता है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट का मतलब इन्हसार करना या किसी की वजह से किसी पे कोई इफ़ेक्ट होना, इसकी प्रोबेबिलिटी में चेंज की वजह से अकरेंस या नॉन अकरेंस से अगर इस पर कोई इफ़ेक्ट होगा तो ये फिर डिपेंडेंट होगी, अगर कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा तो ये इंडिपेंडेंट होगी। हो गया कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट क्या है। अगर मैंने आपको इसका लफ्ज़ी मतलब बताया कि एक इवेंट दूसरे इवेंट पर डिपेंड करता है तो वो डिपेंडेंट है। अगर उसकी पहले इवेंट की प्रोबेबिलिटी दूसरे इवेंट पे डिपेंड नहीं करती तो वो इंडिपेंडेंट है। हम इसको अगर डिफरेंस के तौर पे देखें, अगर मैं आपको डिफरेंस के तौर पे अगर इसको समझाऊं तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट का क्या मतलब है। डिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट। अगर हम एग्जांपल लें, एक एक हम अगर कॉइन लेते हैं, फ्लिपिंग अ कॉइन, सॉरी ये इसमें नहीं आएगी, फ्लिपिंग अ कॉइन इंडिपेंडेंट में आएगी, फ्लिपिंग अ कॉइन। ये आप एग्जांपल में लिख सकते हैं। अगर आप थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन इस तरह से आज प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करें या प्रोबेबिलिटी को एक्सप्लेन करें तो ये सारी चीज़ें आप उसमें लिख सकते हैं। भी मतलब कि सॉल्व करने वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं, लेकिन थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी तो आ सकता है ना पेपर में। पेपर जब वो बनाएंगे तो वो ये तो नहीं देखेंगे कि ये थ्योरी बेस्ड हमने नहीं देना, वो बुक से जब बनाएंगे तो ये सारी चीज़ें इसमें आ सकती हैं।
ये एग्जांपल आप अपने अल्फाज में लिख सकते हैं। फ्लिपिंग अ कॉइन, अगर हम एक कॉइन है, हमारे पास एक सिक्का है, इसकी एग्जांपल को अगर हम देखें तो एक सिक्के को अगर हम टॉस करने के लिए उछालते हैं तो हम देखते हैं हमारे पास दो ही कंडीशन होती हैं, दो कंडीशन होती हैं, या तो हमारे पास आता है हेड या हमारे पास आता है टेल। और ये दोनों अगर हमने इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं, कि कौन कौन सा हमारे पास आउटकम आ सकता है, अगर ये वाला सारा डाटा लिखना हो तो हम अगर देखें, जब हम कॉइन को एक दफ़ा टॉस करते हैं तो एक दफ़ा अगर हेड आया है तो हम क्या ये कह सकते हैं कि अब दूसरी दफ़ा, पहली दफ़ा अगर हेड आ गया तो अब दूसरी दफ़ा हमारे पास टेल ही आएगा, हम ये कह सकते हैं? हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि ये इस पर डिपेंड नहीं कर रहा। जो पहला हमारे पास जो कंडीशन आई है कि पहली दफ़ा में हमारे पास हेड आया है, तो हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि दूसरी दफ़ा में हमारे पास टेल ही आएगा, दूसरी दफ़ा भी हेड आ सकता है। इसलिए ये जो पहला इवेंट, ये जो दूसरा अभी हमारे पास इवेंट की प्रोबेबिलिटी होगी, वो पहले पे डिपेंडेंट नहीं है, ये इस पर डिपेंड नहीं कर रही, इससे इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, इसलिए ये इंडिपेंडेंट है। मतलब कि दूसरी हम जब टर्न ले रहे हैं, दूसरी दफ़ा जब हम टॉस कर रहे हैं तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। ये हम पहले से ये नहीं बता सकते कि यहाँ हेड ही आएगा यहाँ टेल ही आएगा, इससे इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसलिए ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। इस तरह इस एग्जांपल से आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम अगर डिपेंडेंट इवेंट देखते हैं, अब हम देखें अगर कि हमारे पास अगर कोई एक बॉक्स है, उसमें डिफरेंट कलर्स में हमारे पास कुछ बॉल्स पड़े हैं, कुछ ये जिनको कलर किए ये ब्लैक हैं, कुछ वाइट हैं, कुछ डिफरेंट कलर्स में हैं। इसमें से अगर हमने इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी हो कि हम जो हमें डाटा दिया गया हो या कंडीशन जो भी बताई हो उसके अकॉर्डिंग अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, ये कैसे डिपेंडेंट होगी कि ये अगर हम एक बॉल को अगर पिक करते हैं या निकालते हैं, एक बॉल हमने इसमें से निकाल लिया है, समझे हमने ब्लैक बॉल कंसिडर करें, हमने ब्लैक बॉल इसमें से निकाला है, पीछे हम अब दूसरी टर्न में जो हम निकालने वाले हैं उसमें चेंजिंग आ सकती है इसकी वजह से। पहले हमें ये था कि 1 2 3 4 5 वाइट बॉल और 3 ब्लैक बॉल्स में से हम बॉल निकाल रहे थे, तो उसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते थे कि तीन जो वाइट बॉल ब्लैक बॉल है उनमें से एक हो सकती है, एक ये हो सकती है या ये वाइट बॉल हो सकती हैं। इस तरह से हमारा कुछ आंसर आना था, लेकिन अब हमने एक ब्लैक बॉल पिक कर लिया, तो अब हम इसने इफेक्ट किया ना इस पे कि पीछे इसमें 2 ब्लैक बॉल हैं और 1 2 3 4 5 हमारे पास वाइट बॉल है, 2 ब्लैक बॉल है और 5 हमारे पास वाइट बॉल है, इनमें से अब हम पिक करने वाले हैं। तो मतलब इसकी वजह से, प्रोबेबिलिटी की वजह से, जो सेकंड इवेंट की प्रोबेबिलिटी है इस पर कोई ना कोई चेंज आया है, दूसरी दफ़ा में अब हम करने वाले हैं तो चेंज आएगा, मतलब कि ये इसकी वजह से चेंज आ रहा है, मतलब ये दूसरे की प्रोबेबिलिटी, पहले की प्रोबेबिलिटी फिर दूसरे पे क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है। अब ये फिर डिपेंडेंट इवेंट होगा, डिपेंडेंट इवेंट। आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट की में प्रॉपर फ़र्क, आपको डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये चीज़ ये सिर्फ मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रही हूँ, उसके अकॉर्डिंग हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर हमारे पास क्या चीज़ें आती हैं, टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, टाइप्स ऑफ PILITY प्रोबेबिलिटी। उसमें हमारे पास कौन कौन सी दो टाइप्स थी ये हमने पहले भी देखा था। मार्जिनल प्रोबेबिलिटी, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी। अगर हम अगर मार्जिनल प्रोबेबिलिटी को देखें तो एक हमारे पास मार्जिनल है और दूसरी प्रोबेबिलिटी हमारे पास है जॉइंट। ये दो टाइप्स हैं, जॉइंट प्रोबेबिलिटी और मार्जिनल प्रोबेबिलिटी। अगर हम इसमें डिफरेंस देखें तो सिंपल जो हमारे पास एक इवेंट की या सिंपल प्रोबेबिलिटी जो हमने निकालनी है किसी भी इवेंट की, सिंप्लीफाई, एक ही हमें सिंपल सा डाटा दिया गया होगा उसकी हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो वो हमारे पास होगी मार्जिनल प्रोबेबिलिटी। इसकी हम डेफिनेशन में फिर ये लिख सकते हैं कि द सिंपल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोबेबिलिटी। फिर हम इसकी डेफिनेशन में लिखेंगे, अगर पेपर में ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है तो हम ये लिख लेंगे, द सिंपल प्रोबेबिलिटी, द सिंपल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोबेबिलिटी। सिंपल अगर किसी इवेंट की हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तो उसके लिए हम लिख देंगे
The simple probability of an event is called marginal probability. But sometimes we are interested in the combination of event. अगर हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ इवेंट्स भी हो सकते हैं, डिफरेंट इवेंट का एक ही कॉम्बिनेशन बना के दिया गया होगा, उसकी भी प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे तो वो भी मार्जिनल प्रोबेबिलिटी होगी. इसके अगर हम कंपैरिजन में डिफरेंस में जॉइंट प्रोबेबिलिटी देखते हैं तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ द जॉइंट अक्ररेंस ऑफ 2 और मोर इवेंट. अभी ऊपर से आप डेफिनेशन सेम लिखिएगा, 2 और मोर इवेंट्स. इसमें सिर्फ ये चेंज आता है कि 2 या 2 से ज़्यादा इवेंट्स होते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी अगर हमने निकालनी होती है तो फिर वो जॉइंट प्रोबेबिलिटी होती है. ये 2 टाइप्स हैं बस, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी और जॉइंट प्रोबेबिलिटी. ये तो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी और जॉइंट में फ़र्क आ गया कि किस तरह से हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. लेकिन अगर हमें प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन लिखने का बोलते हैं, अगर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे ये आता है 8 नंबर का, तो हम इसमें 8 नंबर का कह रही हूँ, 20 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आता है. अगर हम प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन लिखना चाहें तो इसमें क्या क्या चीज़ एक्सप्लेन करेंगे. प्रोबेबिलिटी बेसिकली हमारे पास है, पहली तो चीज़ ये लिखेंगे, इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स. ये तो जाहिर सी बात है, हम मैथ्स पढ़े हैं, मैथमेटिक्स का ये है टॉपिक है, तो फिर ये क्या है, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स. ये प्रॉपर आप डेफिनेशन के तौर पे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स. ये किससे डील करती है, विच डील्स विद, इसमें हमने अब क्या क्या चीज़ पढ़ी है, जो जो चीज़ हमने पढ़ी है वो लिखेंगे, विच डील्स विद इवेंट. इसमें इवेंट्स होते हैं, और क्या हमने डाटा कलेक्ट करने की बात की थी ना, कलेक्शन ऑफ डाटा होता है, या कलेक्शन लिखेंगे, विच डील्स विद इवेंट्स कलेक्शन. इसका सारे जो डाटा दिया गया होता है उसका एनालाइज करके लिखते हैं, एनालिसिस निकालते हैं, तो इसमें लिखेंगे एनालिसिस. ये चीज़ जो जो हमने लिखी है सिर्फ वही चीज़ें हम बता देंगे कि हम इसमें क्या किस किस चीज़ से रिलेटेड है. ये प्रोबेबिलिटी इवेंट से रिलेटेड है, इवेंट्स ये लिख दिया. मैंने आपको बताया था डाटा की कलेक्शन की जाती है, डाटा सारा लिखा जाता है जो दी गई स्टेटमेंट होती है उसमें से, इसलिए कलेक्शन ऑफ डाटा लिख दिया, एनालिसिस लिख दिया. इसके अलावा लिखेंगे इंटरप्रिटेशन एंड डिस्प्ले ऑफ न्यूमेरिकल. जो हमें न्यूमेरिकल डाटा दिया गया होता है उसको हम डिस्प्ले करके लिखते हैं, एनालाइज करके लिखते हैं, उसको टेबल की फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं, एनालाइज करके उसकी कलेक्शन को, सारा डाटा को, न्यूमेरिकल जो गिवन डाटा हमें दिया गया होता है स्टेटमेंट में, थ्योरी में जो हमें दिया गया था उसको हम लिखते हैं. क्या चीज़ें थी, हमने क्या देखना था, डिपेंडेंट इवेंट, ये भी मैंने आपको समझा दिया. डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट में हमने डिफरेंस कर लिया. मार्जिनल और जॉइंट प्रोबेबिलिटी में 2 टाइप्स ऑफ ये जो प्रोबेबिलिटी है इसमें डिफरेंस किया. अब हमने देखा कि प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या है. प्रोबेबिलिटी को अगर हमें डेफिनेशन के तौर पे लिखना पड़ जाए तो हम किस तरह से इसको इसके स्टेटमेंट के तौर पे लिखेंगे. रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी आपको याद करने होंगे, ये मैं आपको लिख के शेयर करती हूँ. आपको रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी याद करने हैं, ये याद करने की चीज़ है ताकि आप इन रूल्स को आगे अप्लाई भी कर सकें. इसमें मैंने आपको सैम्पल स्पेस के बारे में बता दिया, इवेंट के बारे में बता दी. ये सारी चीज़ें अगर आप याद रखेंगे तो चैप्टर में कोई आपको मसला नहीं होगा, आसानी से आप याद कर सकेंगे. नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है, रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी. रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, हमारे पास टोटल कितने रूल्स हैं, हमारे पास टोटल 9 रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी हैं. ये हमें याद करने हैं, जिसमें हमारे पास रूल 1 क्या है, हमारे पास रूल 1 हमारे पास है 0 स्मॉलर और इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट स्मॉलर और इक्वल टू 1. ये हमारे पास रूल 1 है. प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर और इक्वल होती है 0 से वो ग्रेटर होती है हमेशा, मतलब कि नेगेटिव नंबर नहीं होता. अगर 0 से लेस होगी कोई चीज़ तो वो फिर नेगेटिविटी में चल जाएगी ना, नेगेटिव नंबर होगा तो मतलब ये नेगेटिव नहीं होती. और 1 क्या होता है, 1 इज़ ग्रेटर और इक्वल टू प्रोबेबिलिटी, मतलब कि प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 या फिर 0 हो सकती है, 0 से नीचे नहीं हो सकती. कोई न्यूट्रल नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता, न्यूट्रल हो सकता है 0 और इससे ऊपर 1 हो सकता है. इसके बाद हमारे पास रूल 2 क्या है. रूल 2 हम ये देखेंगे,
ये हम आपने सारे रूल्स खुद याद करने हैं। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ अनदर इवेंट। फिर हमारे पास रूल 3 क्या है, ये तो हो गया रूल 1, और रूल 2 ये हो गया। फिर रूल 3 है प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय इवेंट 1 यूनियन इवेंट 2। ये दो इवेंट और उसका यूनियन है। यूनियन का मतलब है कि जो इसमें सारी की सारी सारे के सारे इनके एलिमेंट्स की अगर देखें हम, तो उसका जो कलेक्शन जिस तरह से होती है ना, अगर उसका सम होता है, ये उस तरह से है यूनियन। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2। प्रोबेबिलिटी अगर पूरे के पूरे इवेंट 1 और इवेंट 2 का मजमूई तौर पे जो प्रोबेबिलिटी है, कलेक्शन के तौर पे या सम के तौर पे जो प्रोबेबिलिटी है, वो किसके इक्वल होगी? एक पहले इवेंट की प्रोबेबिलिटी प्लस दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी। दोनों प्रोबेबिलिटीज़ को अगर ऐड करें तो फिर हमारे पास ये आएगा। ये हमारे पास 3 रूल। और अब हमारे पास है रूल नंबर 4। हमारे पास क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 इवेंट 2। अगर हमारे पास ढेर सारे इवेंट दिए गए हैं, उन सब का यूनियन अगर हम लेते हैं, मुश्तरका तौर पे इकट्ठे हम अगर उसकी ले रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ले रहे हैं, तो वो जिस तरह से ये थी ना, अगर ये हमारे पास 2 थी सिर्फ, इसी तरह से अगर ये ढेर सारी हैं, बहुत ज़्यादा सी भी हैं, तो ये भी इसी तरह से आएगी कि इनको अलग-अलग अगर हम इनकी प्रोबेबिलिटी लें और उनका उसका सम लें, उसको प्लस करें वो, और अगर हम इस तरह से इकट्ठे इनको मल्टीप्लाई करके इसकी प्रोबेबिलिटी लें, पूरे डाटा को आपस में उसका प्रोडक्ट लेके उसके बाद उसकी प्रोबेबिलिटी लें, वो उसके फिर इक्वल होगी। अगर अलग-अलग प्रोबेबिलिटी ली है एक एक चीज़ की और उसको बाद में ऐड किया है, तो वो इसके इक्वल होगी। ये हमारे पास था रूल नंबर 4। नेक्स्ट हमारे पास है रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 पहले ये एडिशन के तौर पे थे, अब सब्ट्रैक्शन के लिए क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 यूनियन इवेंट 2। मतलब कि अगर मजमूई 1 और इवेंट 2 की हमने प्रोबेबिलिटी ली है, यूनियन के तौर पे अगर हमने ली है, तो वो किसके बराबर होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 इंटरसेक्शन इवेंट 2। इंटरसेक्शन का मतलब होता है, ये यूनियन का साइन है जो यू के तौर पे है, और ये इस तरह से जो साइन है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है दो अगर इवेंट है तो उसमें कॉमन जो चीज़ है, जो सेम चीज़ है, जो कॉमन है, उसको हम इंटरसेक्शन के तौर पे लिखेंगे। इसमें से इसका इंटरसेक्शन को माइनस करना है, तो हमारे पास ये रूल नंबर 5 कंप्लीट होगा। नेक्स्ट हमारे पास है रूल नंबर 6। 5 रूल्स हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रूल नंबर 6। रूल 6 है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 इंटरसेक्शन। पहले यूनियन था, अब इंटरसेक्शन है। जो इसमें कॉमन चीज़ है उसका अगर हम दोनों इवेंट में उसकी अगर हम प्रोबेबिलिटी ले रहे हैं, तो वो किसके इक्वल होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2। अगर हम इसमें यूनियन चीज़ की जो हमारे पास कॉमन चीज़ है, जो सेम चीज़ है, उसकी प्रोबेबिलिटी ले रहे हैं दोनों इवेंट्स में, तो हमारे पास वो किसके बराबर होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2। दोनों इवेंट की अलग-अलग से प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे और फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसका प्रोडक्ट लेंगे, तो हमारे पास ये आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है रूल नंबर 7। रूल 7 में हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास है जॉइंट प्रोबेबिलिटी है, तो ये मैं आपको ये इस तरह से स्टेटमेंट में लिख के देती हूँ। द जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ एन independent event occurring in is equal to the product of their marginal probability। इसको हम ट्री डायग्राम के जरिए भी हम समझ सकते हैं। ये दोनों के लिए हमारे पास अगर हम इसमें देखें, दोनों टाइप्स पीछे ये मैंने आपको पूरा समझाया था कि जॉइंट प्रोबेबिलिटी और मार्जिनल प्रोबेबिलिटी, अब दोनों टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी इसमें आ गई हैं। ये रूल उसके लिए होगा। आगे हमारे पास आता है रूल नंबर 8। ये आपने ज़ुबानी रूल्स याद करने हैं, फिर क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अब हम प्रोबेबिलिटी, ये डिवीजन में आएगा। अगर प्रोबेबिलिटी हम ले रहे हैं इवेंट 1 डिवाइडेड बाय इवेंट 2,
ये डिफरेंस में आ गया, इस तरह से डिवीजन में आ गया। अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी, अगर हम प्रोबेबिलिटी इस तरह डिफरेंस में दो इवेंट का डिफरेंस निकाल के अगर उनकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तो हमारे पास आएगा प्रोबेबिलिटी किसके बराबर आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1। ये इसके इस तरह से फ्रैक्शन वाले का आंसर इस तरह से आएगा। हमारे पास लास्ट रूल नंबर 9 क्या है, रूल नंबर 9 हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 डिवाइडेड बाय इवेंट 2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 इंटरसेक्शन मतलब जो कॉमन है इसमें वो, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2, ये इसकी इस तरह से डिवीजन आ जाएगा। इस तरह हमारे पास ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। ये डिपेंडेंट इवेंट, दो तरह के इवेंट की दो टाइप्स हमारे पास, डिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट। उसके बाद प्रोबेबिलिटी की दोनों टाइप्स, मार्जिनल और जॉइंट प्रोबेबिलिटी। उसके बाद हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन और इसके ओमेगा सिंपल से का सिंबल जो कि सैम्पल स्पेस के लिए यूज़ होता है, इवेंट का सिंबल ई जो कि इवेंट को रिप्रेजेंट करता है, और ये किसका सबसेट है ये चीज़ भी। और इसके बाद हमारे पास रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, 9 रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी भी जो आपको याद करने हैं। अगर आप ये रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी याद कर लेंगे तो इजीली बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पे चैप्टर 1 के जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो यहाँ पे क्लियर होते हैं।